गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी के बारे में और यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था क्षेत्र विस्तार के बारे में, जो कि कल पूर्ण हो गया था। उस पर हम लोगों ने कई क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन पर। कृषि एवं पशुपालन उत्तर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन ठीक है। आज हम इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं और बहुत सारी क्रांतियों का प्रादुर्भाव भी हुआ है यहाँ से। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वजह से हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम थोड़ी चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस पर, जो कि यह वैकेंसी आई हुई है और 60,244 पदों की है। तो इनमें सबसे विशेष रखने वाली बात यह की है कि शॉर्ट टाइम में आप कैसे इसकी तैयारी करें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो तैयारी के साथ साथ कार्य भी करते होंगे पार्ट टाइम के लिए, और या कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो सिर्फ तैयारी ही करते होंगे लेकिन उन्हें टॉपिक नहीं पता होगा कहाँ से क्या लिया जाए, किस तरीके से उठाया जाए। तो उसके पहले आप जितने अधिक से अधिक लूसेंट को पढ़ पाए लूसेंट को पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स पे देख लीजिए, और उसके बाद कुछ ऐसे जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो उस क्षेत्र के बारे में आपकी लोकल लैंग्वेज यानी कि लोकल नॉलेज जरूरी हो, ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका रीजनिंग स्कोर करने वाला होता है, वो स्कोर करेगा। जीएस आप अधिक से अधिक तैयार कर लें, और जीएस की एक एक पार्ट्स, चाहे वह हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, सिविक्स हुआ, और या साइंस के पार्ट्स हुए, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लूसेंट आपके लिए बेटर देन है। आप इसको पढ़िए, या करंट पब्लिकेशन की कुछ बुकें निकलती हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन पर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो आपकी जनसंख्या है, पूर्ण जनसंख्या, वह पूरे उत्तर प्रदेश के 78% भाग पर यह कृषि करती है। क्या करती है? कृषि, ठीक है। कितने परसेंट? 78% पर कृषि करती है, कृषि क्षेत्र है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी हैं कि यह 78% पर कृषि करने वाले व्यक्तियों की संख्या में अगर हम बात करें कितने परसेंटेज हैं, तो 18 से 60 वर्ष, कितने? 18 से 60 वर्ष, कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, 60 वर्ष तक के व्यक्तियों की मिनिमम परसेंटेज 59% है कि जो इस 78% के भूभाग पर खेती करते हैं। और पूर्ण भारत की अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण भारत में जो यह सम्मिलित है, यानी कि कुल कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश की जितनी है वह है 15%, यानी कि यूपी की पूर्ण भारत में कितनी है? 15%, ठीक है, 15%। और उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल पर, जैसे टोटल क्षेत्रफल इतना हो गया, कुल क्षेत्रफल पर 68% भाग पर कृषि की जाती है। जैसे कृषि नियोजित भूमि तो 78% है, लेकिन टोटल पर कृषि नहीं की जाती है। कृषि कितने पर की जाती है? मात्र खाली कितने? 68% पर कृषि होती है, जो तात्कालिक इस समय तत्काल में उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त है उससे, ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें जीडीपी की, भारत की जीडीपी, ठीक है। तो भारत की जीडीपी में पूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश का कितने परसेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूर्ण योगदान भारत की जीडीपी में कितने परसेंट है? तो 19.8%
9% योगदान उत्तर प्रदेश का जीडीपी में है, भारत के जीडीपी में। ठीक है, अब अगर हम हेक्टेयर की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के हेक्टेयर में कितनी बोई जाती है या कितनी और ज़्यादा है, जैसे औसतन की हम बात करते हैं, क्रियाशील जोत के आकार पर यदि हम हेक्टेयर की बात करें वहाँ पर, तो हम देखते हैं कि 0.73 हेक्टेयर, 0.73 हेक्टेयर, ठीक है। लेकिन औसतन क्रियाशील जोत के आकार के आधार पर 1.08 हेक्टेयर, कितना 1.08 हेक्टेयर, इतने पर क्रियाशील जोत के आधार पर यह नियोजित है और ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इस वजह से ये बताना आप सभी को जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। जैसे उत्तर प्रदेश के 1 हेक्टेयर में कम से कम आकार वाले जोतों के प्रतिशत के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो 80 कम से कम जोत हेक्टेयर के आधार पर, तो यह जो है आपका सीमांत किसान जो ज़्यादातर बोते हैं वो 80.18% है, 80.18% है। और उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से अधिक जोतों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, ये 1 हेक्टेयर से कम की है, 1 हेक्टेयर से कम की है। और जो दूसरा है ये 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की है, ज़्यादा जो किसान जोत करते हैं। ठीक है, वह है आपका 19.82%, 19.82%, जो कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा जोत वाले लोग मौजूद हैं, जो किसानी करते हैं या कृषि उत्तर प्रदेश पर करते हैं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर। अब हम बात करते हैं कृषि जलवायु की। कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश की, इस पे हम बात कर लेते हैं। अगला, तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं और बहुत सारे, जैसे 2009, 2008, 2007 में भी पूछा गया है ये चीज़ें कि कितने कैसे क्या है। और ये पूरी की पूरी कृषि नियोजित भूमि है, नियोजित तो इतनी है लेकिन की कितने पे जाती है, 68% पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृषि जलवायु प्रदेश पर। कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश की। ठीक है, जब हम कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु को आधार पर, या हम कहें कि आधार पर, इनको 9 भागों में बांटा गया है, 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु को कृषि के आधार पर, किस पर, कृषि के आधार पर कितने भागों में, 9 भागों में बांटा गया है। तो एक एक भाग हम चल करके पढ़ लेते हैं और एक एक भाग में हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो भाग है वह है तराई क्षेत्र। कौन सा भाग है, तराई क्षेत्र। तो हम बात करेंगे किस पर, तराई क्षेत्र पर। पहला, तराई क्षेत्र। अब हम बात करते हैं तराई क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते हैं। जैसे तराई क्षेत्र में आपके सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, ये सब के सब जिले जो है तराई क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो पहला कौन है, सहारनपुर, दूसरा बिजनौर, तीसरा कौन है, मुजफ्फरपुर, चौथा रामपुर, बरेली के क्षेत्र। ये सब के सब जिले किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तराई क्षेत्र के। ठीक है, दूसरा
दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरा है पश्चिमी मैदान। दूसरा कौन है? पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो पश्चिमी मैदान के क्षेत्र में मेरठ मंडल के जितने भी जिले हैं, मेरठ मंडल के जितने भी जिले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी मैदान के। मेरठ मंडल के समस्त जिले, जितने जिले हैं वो सब किस जलवायु के अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी मैदान के। ठीक है, ये ऊपर वाला नोट हो गया होगा, इसको मिटा लेते हैं फिर आगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर आप सभी लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं। मध्य पश्चिमी मैदान अगला है, तीसरा। मध्य पश्चिमी मैदान। ठीक है, मध्य पश्चिमी मैदान। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। इसमें दो क्षेत्र आते हैं, और जो दो क्षेत्र के जो मंडल है उन मंडलों में जितने जिले समाहित हैं वो सारे के सारे जिले आते हैं। जैसे पहला है बरेली और दूसरा है मुरादाबाद। मुरादाबाद, इन दोनों के जितने जिले हैं, इन दोनों मंडल के जितने जिले हैं ये सारे के सारे जिले मध्य पश्चिमी मैदान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान। चौथा, दक्षिणी पश्चिमी सम शुष्क मैदान। दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें ये जो आपके क्षेत्र हैं, आगरा मंडल, आगरा मंडल, आगरा मंडल, तो ये आगरा मंडल के जितने भी जिले हैं ये सारे के सारे जिले, सारे के सारे जिले आपके इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है पांचवा, 4 हो गया है, पांचवा मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र को हम लोग देख लेते हैं। तो मध्य मैदानी क्षेत्र में आपके कानपुर लखनऊ मंडल के जितने भी जिले हैं वो सारे के सारे आते हैं। कानपुर लखनऊ मंडल के, कानपुर लखनऊ मंडल के जितने जिले हैं वो सारे के सारे जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं छठवां, बुंदेलखंड। छठवां बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र की हम बात करते हैं। बुंदेलखंड में झांसी एवं चित्रकूट मंडल के 7 जिले ऐसे हैं जो जिले बुंदेलखंड के जलवायु के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? झांसी और चित्रकूट। इस मंडल के 7 जिले, कितने जिले? 7 जिले बुंदेलखंड जलवायु के अंतर्गत आते हैं। नीचे नोट हो गया होगा, इसको हटा दे रहे हैं, आगे चलते हैं।
अगला है 7वां उत्तर पूर्वी मैदान। कौन सा है? 7वां उत्तर पूर्वी मैदान। ठीक है, उत्तर पूर्वी मैदान। उत्तर पूर्वी मैदान में गोरखपुर मंडल के सारे जिले आते हैं। गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल के जितने भी जिले हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? उत्तर पूर्वी मैदान में। और 8वां पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान। ठीक है, पूर्वी मैदान में वाराणसी मंडल, अयोध्या मंडल और आजमगढ़, प्रयागराज, इन सब के कुछ कुछ भाग आते हैं। कितने? जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के तो पूरे आ जाते हैं, अयोध्या मंडल के भी आ जाते हैं, लेकिन ये आजमगढ़ और प्रयागराज मंडल के कुछ क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो इसमें है वाराणसी, ठीक है, मंडल, अयोध्या मंडल, उसके बाद प्रयागराज मंडल, इन सब मंडलों के कुछ भाग आते हैं, पूर्ण नहीं, इसमें कुछ भाग आते हैं। ठीक है, अंतिम और 9वां, ये आपको याद हो गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अंतिम एवं 9वां विंध्य क्षेत्र। अंतिम विंध्य क्षेत्र, विंध्यान क्षेत्र या विंध्याचल, विंध्य क्षेत्र। ठीक है, इसको विंध्यान भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का उपनाम विंध्यान है, विंध्यान। ठीक है, तो दोनों आप लोग जानिए। ये हमारा 9वां है, 9वां। ठीक है, इसके अंतर्गत बघेल खंड के क्षेत्र में, बघेल खंड के क्षेत्र से कुछ जिले जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर और कुछ प्रयाग के दक्षिण का भाग, यह क्षेत्र आता है। तो ये आपके पूरे के पूरे कौन हो गए? कृषि को जितने भागों में बांटा गया, यानी किसी जलवायु को 9 भागों में उत्तर प्रदेश में बांटा गया और 9 भागों को हम लोगों ने पूरी तरह से देखा। ठीक है, आप इनको याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी क्षेत्र से आपके पुटअप हो सकते हैं और यह आपको याद रहेगा। तो जानते हैं कृषि पे ही बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हुई हैं जिनके आधार पर बहुत सारे पूछे जाते हैं। आगे चल करके हम और अच्छे से पढ़ रहे हैं और ये सारी की सारी चीजें आप याद रखें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि ऋतु के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। ये नोट हो गया होगा। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। कृषि के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कृषि के
कृषि के आधार पर फसल को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया। जैसे पहला भाग हम यहां लिख दे रहे हैं। पहला है खरीफ फसल। दूसरा है रबी की फसल। और तीसरा है जायद की फसल। फसल के आधार पर कृषि प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि कृषि के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और तीसरा है जायद की फसल। अब हम एक एक फसल को देख लेते हैं। इनकी बुआई के आधार पर, कटाई के आधार पर या इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, ये सारे के सारे हम देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले में खरीफ फसल के ऊपर। खरीफ फसल, ठीक है। खरीफ फसल इनके बोए जाने की, यानी कि यह वर्षा पर आरंभ होती है। यानी कि वर्षा के आधार पर हम मान सकते हैं, यानी कि वर्षा पर आरंभ, ठीक है। वर्षा पर आरंभ। इनके बुआई का जो महीना होता है वो जून और जुलाई का होता है। किसका? जून और जुलाई। जून तथा जुलाई का समय होता है जब बारिश होती है। और कटाई का जो इनके समय होता है वह कटाई का समय सितंबर तथा अक्टूबर होता है। सितंबर तथा अक्टूबर, ठीक है। सितंबर तथा अक्टूबर, इन समय में इनकी कटाई हो जाती है, ठीक है। मुख्यतः की अगर हम बात करते हैं तो यह वर्षा निर्भर होती है। यानी कि वर्षा पर यह निर्भर होती हैं। वर्षा पर निर्भर होती हैं क्योंकि यह वर्षा के ही आधार पर इनको बोया और जोता जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनके तापमान और वर्षा, तापमान तथा वर्षा ये दोनों के दोनों ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? ज्यादा। यानी कि तापमान भी ज्यादा चाहिए और वर्षा भी ज्यादा चाहिए, दोनों ज्यादा चाहिए इनके पैदावार के लिए, ठीक है। अब इनके प्रमुख फसल को हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत फसल कौन कौन से आते हैं। फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, मूंगा तथा etc इत्यादि। ये सारे के सारे ऐसे फसल हैं जो किसके फसल हैं? खरीफ के।
धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन और मूंगा, ये सारे के सारे किसके फसल हैं? खरीफ के। तो आप सभी लोग इसको याद कर लीजिए, दिक्कत जिससे ना हो, ठीक है। इसको ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, धमक, ठीक है, धमक। इसको देखिए जो ट्रिक बने आप लोग बना लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि हमारा ट्रिक कुछ अलग है, तो आप सभी लोग अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, जैसे भी हो पाएगा, ठीक है। तो ये यहां तक आप सभी को याद हो गया होगा। अब इसके आगे की जो प्रमुख फसलें हैं, जैसे कि यह जो फसल है, यह इसके अग्रणी राज्य अलग अलग हैं, एक ही राज्य इसके लिए अग्रणी नहीं है। तो उनके ऊपर हम देख लेते हैं कौन कौन से क्या हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी में क्या उत्पादन ज्यादा होता है? गेहूं ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। चावल पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है, पश्चिम बंगाल में चावल ज्यादा होता है, ठीक है। मक्का यह आंध्र प्रदेश में ज्यादा होता है, आंध्र प्रदेश में ज्यादा होता है। दलहन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सूरजमुखी कर्नाटक, कर्नाटक। गन्ना उत्तर प्रदेश, गेहूं के साथ यहां गन्ना भी कर दीजिए, गन्ना उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा होता है, ठीक है। जूट पश्चिम बंगाल में, तो चावल के साथ साथ जूट का भी उत्पादन पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये अग्रणी कुछ राज्य हो गए। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे कल हम बात करेंगे, ठीक है, रबी या शीत ऋतु की फसलों के बारे में, ठीक है, यानी कि रबी फसल। तो कल की क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।